हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने ग्रुप नंबर 15 शुरू किया था। इन दैट ग्रुप नंबर 15 हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है ग्रुप नंबर 15 के, वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, कौन से सोर्स में प्रेजेंट रहेंगे, साथ में वो किस प्रकार के प्रॉपर्टीज को शो करेंगे, वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। इफ वो एलोट्रॉप शो करते हैं तो कौन से एलोट्रॉप शो करेंगे। उनमें से जो फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स होते हैं, उन फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स को हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पढ़ना है कि ग्रुप नंबर 15 के जो 5 एलिमेंट है कौन से। पहला एलिमेंट है यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर है फॉस्फोरस, फिर है आर्सेनिक, फिर स्टीबाइन और लास्ट में रहेगा बिस्मथ। तो अभी यहाँ पे हमको ये देखना है कि इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज जो रहेंगे और एटॉमिक प्रॉपर्टीज जो रहेंगे वो किस प्रकार का ट्रेंड यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, कुछ बातें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे एटॉमिक नंबर जो होता है नाइट्रोजन का 15 है, नाइट्रोजन का 7 है, फॉस्फोरस इज 15, आर्सेनिक इज 33, स्टीबाइन इज 51 एंड बिस्मथ इज 83। एटॉमिक मास नंबर भी दिया हुआ है नाइट्रोजन से लेकर बिस्मथ तक का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा था, नाइट्रोजन हैविंग वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2s2 2p3, where phosphorus is 3s2 3p3, where arsenic having 4s2 4p3। तो इन सब में एक बात कॉमन है कि सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा ns2 np3। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रहेंगे s सबशेल में और 3 इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो रहेंगे p सबशेल में। p सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेड है और s सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेड है। अब बाकी के जो प्रॉपर्टीज है वो हमको यहाँ अभी पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो दी हुई है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे हमको देखना है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। डेफिनेशन आता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to lose a valence electron of an atom from its gaseous state। एग्जाम्पल के लिए हम लोग नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2 2s2 एंड 2p3। हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये रहेगा 1s2, फिर यहाँ पे रहेगा 2s2 और फिर हमने देखा था 2p3। तो ये 2p का जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया और इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम जो एनर्जी खर्च करने वाले हैं उस एनर्जी को हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हमने देखा था कि इसके वैलेंस शेल में, अब यहाँ पे जो वैलेंस शेल रहेगा वो रहेगा सेकंड शेल, लास्ट शेल। सेकंड शेल में कुल मिला के 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन p के पास है और 2 इलेक्ट्रॉन s के पास है। तो जब ये p के पास के 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव करेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का रिमूव करने के लिए जो एनर्जी खर्च करते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसके बाद वैलेंस शेल से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हम लोग खर्च करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2। और थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी खर्च करेंगे वो रहेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3। ठीक है, इनमें से मेन जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 के बारे में। किसके बारे में? आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। हम यहाँ पे सब की बात करते हैं, नाइट्रोजन से लेकर हम बिस्मथ तक की बात करते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाते हैं तो n का वैल्यू बढ़ रहा है। नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ शेल कितने हैं? 2, फॉस्फोरस के पास 3 है,
आर्सेनिक के पास 4 शेल है मैक्सिमम, स्ट्रिबाइन के पास 5 शेल है और बिस्मथ के पास 6 शेल है। तो धीरे धीरे इनका मैक्सिमम शेल नंबर का क्वांटिटी बढ़ रहा है। नाइट्रोजन का 2 है तो बिस्मथ का कितना है, 6 है। तो हमने रूल पढ़ा था, रूल नंबर 1, n का वैल्यू बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होना चाहिए। मतलब हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होना चाहिए। तो जो ट्रेंड हमने पीरियोडिसिटी क्लासिफिकेशन लेसन में पढ़ा था वही ट्रेंड हमको यहाँ पे भी पढ़ना है। नॉर्मली हम उसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पे हमको एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है तो उसका हमको रीजन देखना पड़ेगा। अभी हमने क्या पढ़ा था कि नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाने के टाइम पे साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज, और एटॉमिक साइज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते हो कि नाइट्रोजन जो रहेगा वो हाफ फिल्ड है। नाइट्रोजन भी हाफ फिल्ड है, फॉस्फोरस भी हाफ फिल्ड है, आर्सेनिक भी हाफ फिल्ड है, स्ट्रिबाइन भी हाफ फिल्ड है और बिस्मथ भी हाफ फिल्ड है। तो यहाँ पे सभी के सभी हाफ फिल्ड होने की वजह से पहले हम लोग रूल नंबर 1 के हिसाब से जाएंगे। तो धीरे धीरे नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाने के टाइम पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बिस्मथ, और इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद नहीं करेगा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, उससे एक शेल ज़्यादा फॉस्फोरस में है, सही है ना, तो उसका साइज बड़ा रहेगा फॉस्फोरस का नाइट्रोजन से, और फॉस्फोरस का साइज नाइट्रोजन से बड़ा होने की वजह से फॉस्फोरस में वैलेंस शेल के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से फॉस्फोरस इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कंपेयर टू नाइट्रोजन। इसीलिए फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हमको कम एनर्जी ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसीलिए नाइट्रोजन से कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी रहेगा फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस के पास 3 शेल है, आर्सेनिक के पास 4 शेल है, तो आर्सेनिक का साइज और बड़ा है। तो आर्सेनिक का साइज बढ़ गया तो आर्सेनिक में वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच का फोर्स डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। तो आर्सेनिक से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी रहेगा कंपेयर टू फॉस्फोरस, इसीलिए आर्सेनिक का आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो फॉस्फोरस से कम है। फिर आर्सेनिक और स्ट्रिबाइन में देखेंगे तो साइज और बढ़ गया, स्ट्रिबाइन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कम हो जाएगा। और बिस्मथ में इसके पास नंबर ऑफ शेल जो है वो 6 है, यहाँ पे बिस्मथ का साइज बहुत बड़ा है और साइज बढ़ने के वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच का? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच का। तो यहाँ पे न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे इजी रहेगा। अब आप कंपेयर करो, नाइट्रोजन के पास 2 शेल है, बिस्मथ के पास 6 शेल है। देखो यहाँ पे बिस्मथ के पास 6 शेल है। नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1402 है, वही उसका आधा हम देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट आधा जो रहेगा वो बिस्मथ का है, क्योंकि नाइट्रोजन से बिस्मथ में जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और साइज बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से बिस्मथ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना जो रहेगा वो इजी हो जाएगा। ठीक है, हम सेकंड और थर्ड को कंपेयर नहीं करेंगे। आपको सेकंड और थर्ड एंथैल्पी को कंपेयर करना है तो ऐसा करना है, इनके साथ फर्स्ट से ज़्यादा रहेगा सेकंड और सेकंड से ज़्यादा रहेगा थर्ड। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था। कंडीशन कोई भी रहे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से सेकंड हमेशा ज़्यादा रहेगा और सेकंड से हमेशा थर्ड ज़्यादा रहेगा। आपको तीनों कंपेयर करना है तो नाइट्रोजन के साथ ही कंपेयर करो कि नाइट्रोजन का फर्स्ट एंथैल्पी और फॉस्फोरस का सेकंड एंथैल्पी कंपेयर नहीं करना है,
हमको नाइट्रोजन के फर्स्ट एंथैल्पी को नाइट्रोजन के सेकंड के साथ कंपेयर करो, सेकंड को थर्ड के साथ कंपेयर करो, सही है ना। अब फर्स्ट से सेकंड ज्यादा क्यों है, क्योंकि हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी रिमूव कर दिया, तो पी के पास कितने बचे, 2। अब रूल नंबर 2 यहाँ पे क्या लगता है, वैलेंस शेल। रूल नंबर 1 तो लगेगा नहीं ना, क्योंकि इसके पास पहले भी 2 ही शेल थे, अभी भी 2 ही शेल है, तो रूल नंबर 1 किसी काम का नहीं है। रूल नंबर 1 क्या था, n नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, साइज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। रूल नंबर 2, इफ नंबर ऑफ शेल सेम होते हैं तो हम लोग न्यूक्लियर चार्ज को देखेंगे, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और साइज कम हो जाएगा। रूल नंबर 3, न्यूक्लियर चार्ज भी सेम होता है, तो रूल नंबर 3 देखा था, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट एंथैल्पी का मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो पी के पास कितने बचे, 2 बचे। अब इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो पहले हमको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने थे, वहां पे पी के पास 3 थे, अब पी के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा रहेगा, और सेकंड से ज़्यादा रहेगा थर्ड, तो फर्स्ट से ज़्यादा सेकंड होता है, सेकंड से ज़्यादा थर्ड होता है, सो ऑन। आपको कंपेयर करना है तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयर करो, आप फर्स्ट को इसके सेकंड के साथ कंपेयर नहीं करना है आपको, ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड है वो जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ये उसी के हिसाब से है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि जो साइज होता है, मतलब जितना एटम का साइज जो रहेगा, ये एटम का जो साइज होता है, तो एटम का साइज हम लिखेंगे, तो साइज में देखा था कि साइज जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली। फोर्स ऑफ साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और ये पूरा का पूरा जो खेल है प्रॉपर्टीज का, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से ही है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी। नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक जा रहे हैं, स्टीबाइन तक जा रहे हैं, तो साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, ठीक है, बढ़नी नहीं चाहिए। इफ बढ़ती है तो हमको उसका रीजन देखना पड़ेगा, उतनी ही होती है या कम होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने जो ट्रेंड पढ़ा उसका अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। हम कोई प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज ही होना चाहिए, तो स्टेडी होना चाहिए, बढ़ना नहीं, मतलब कम नहीं होना चाहिए। इफ हम पढ़ रहे हैं किसी प्रॉपर्टी डिक्रीज, कोई प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है तो वो डिक्रीज होनी चाहिए, कांस्टेंट रहेगी तो चलेगा, इंक्रीज नहीं, मतलब उसके अपोजिट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड जो होता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो सबसे छोटा साइज नाइट्रोजन का है तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा रहेगा। सबसे बड़ा साइज है बिस्मथ का, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम रहेगा, मतलब हम इस साइड में जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। यहाँ पे इक्वल है कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन बड़ा नहीं है, ठीक है। तो नाइट्रोजन से कम है फॉस्फोरस का, फॉस्फोरस से कम है आर्सेनिक का, आर्सेनिक से कम है स्टीबाइन का, और स्टीबाइन से कम है, मतलब स्टीबाइन और बिस्मथ जो रहेगा उनका अप्रोक्सीमेट कम है, मतलब सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस रहेगा, ठीक है, ये बहुत कम रहेगा, और डिफरेंस बहुत कम होने की वजह से हम उन दोनों का जो वैल्यू होता है वो सिमिलर ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड जो रहेगा वो किस हिसाब से रहेगा, नाइट्रोजन से हम लोग बिस्मथ की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रहेगा वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रहेगा वो कम ही हो रहा है, ठीक है। फिर आता है कोवेलेंट रेडियस। अब कोवेलेंट रेडियस और आयनिक रेडियस में फर्क क्या होता है,
नाइट्रोजन जो होता है या तो फॉस्फोरस ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो कोवैलेंट रेडियस का मतलब होता है जब फॉस्फोरस फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बनाएगा तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा, और जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा उस टाइम पे जो रेडियस होता है उस रेडियस को बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट रेडियस। लेकिन ये फॉस्फोरस -3 +3 और +5 में प्रेजेंट होता है। इसमें -3 +3 और +5 में। तो जब वो आयोनिक का मतलब होता है फॉस्फोरस जब +3 +5 या तो -3 में प्रेजेंट रहेगा उस टाइम पे उसका जो रेडियस होता है उस रेडियस को बोलेंगे हम लोग आयोनिक रेडियस। क्या बोलेंगे? आयोनिक रेडियस। रिपीटिंग अगेन, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, उस टाइम पे उसका जो रेडियस रहेगा उस रेडियस को बोलेंगे हम लोग कोवैलेंट रेडियस। जब वो एक मिनट, हाँ, तो कोवैलेंट रेडियस का मतलब जब वो न्यूट्रल स्टेट में रहेगा, और आयोनिक रेडियस का मतलब होता है जब वो इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, ठीक है। अब रेडियस जो होता है मतलब साइज, टॉप टू बॉटम जाए मतलब नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाते हैं हम लोग, तो नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाने के टाइम पे नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से उनका रेडियस बढ़ना चाहिए। तो नाइट्रोजन से ज़्यादा रेडियस होना चाहिए। कोवैलेंट रेडियस मतलब सपोज मैंने यहाँ पे ऐसा एक एटम ड्रॉ किया हुआ है, और जब ये एटम न्यूट्रल रहेगा तो ये जो डिस्टेंस रहेगा इस डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस, ठीक है। अभी हम बोलते हैं कि यहाँ पे ये न्यूट्रल है, मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉस्फोरस, क्या लिखता हूँ, फॉस्फोरस न्यूट्रल, एग्जाम्पल के तौर पे। तो न्यूट्रल नाइट्रोजन से न्यूट्रल फॉस्फोरस का साइज बड़ा है, रेडियस बड़ा है, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है। इसके पास 2 शेल है, इसके पास 3 शेल है। इसके पास नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है, तो देखो नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं तो उनका साइज बढ़ते जा रहा है। तो सबसे बड़ा साइज जो है वो बिस्मथ का है, और सबसे छोटा साइज जो रहेगा वो किसका रहेगा, नाइट्रोजन का। अब इन दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं, ठीक है। एक कौन सा था, आयोनिक रेडियस, और दूसरा कौन सा था, कोवैलेंट रेडियस। अब नाइट्रोजन में हम देखेंगे तो यहाँ पे आयोनिक रेडियस और कोवैलेंट रेडियस में से कौन ज़्यादा है, कोवैलेंट रेडियस ज़्यादा है, आयोनिक रेडियस ज़्यादा है, आयोनिक रेडियस ज़्यादा है। यहाँ पे बी लिखा हुआ है, बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है कि वो -3 में दिया हुआ है, किस में, -3। अब सिंपल सी बात करते हैं, हम यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करेंगे तो ये हमारा न्यूट्रल नाइट्रोजन है, और हम यहाँ पे बात करेंगे तो नाइट्रोजन -3 है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास नॉर्मली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, और -3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 10, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो साइज बढ़ेगा। रिपीट कर रहा हूँ फिर से, ये जो कोवैलेंट रेडियस है ये कोवैलेंट रेडियस न्यूट्रल नाइट्रोजन की है, जिसके वैलेंस शेल में मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो रहेंगे 7, और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे 5। ये आयोनिक रेडियस जो है वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की है, क्योंकि ये -3 में भी प्रेजेंट होता है, +3 में भी प्रेजेंट होता है। लेकिन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो होते हैं वो नॉन मेटालिक बिहेवियर ज़्यादा शो करते हैं। ये दोनों नॉन मेटल है, ये मेटालॉइड है, और ये कैसा है, मेटल है। लेकिन ये मेटालॉइड जो रहेगा वो मेटालिक प्रॉपर्टीज ज़्यादा शो करता है, और ये नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज ज़्यादा शो करता है आर्सेनिक, ठीक है। तो न्यूट्रल और माइनस में से माइनस ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, और वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से उनमें इंटरनल रिपल्शन बढ़ता है, और इंटरनल रिपल्शन बढ़ने की वजह से उनका आयोनिक रेडियस बढ़ जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन से ज़्यादा रेडियस रहेगा फॉस्फोरस का, और फॉस्फोरस से ज़्यादा रहेगा आर्सेनिक का। अब यहाँ पे देखेंगे तो आर्सेनिक से ज़्यादा शेल स्टीबाइन में है, तो आर्सेनिक से ज़्यादा रेडियस किसका होना चाहिए, स्टीबाइन का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्टीबाइन का रेडियस जो रहेगा वो आर्सेनिक से कम दिया हुआ है। ऐसा क्यों,
क्योंकि आर्सेनिक के पास नंबर ऑफ शेल 4 है, स्टीबाइन के पास तो 5 शेल है ना, और जब स्टीबाइन के पास 5 शेल रहेगा तो उनका साइज ज्यादा बड़ा होना चाहिए, तो आर्सेनिक से ज्यादा रेडियस होना चाहिए स्टीबाइन का, लेकिन यहाँ पे रेडियस जो रहेगा वो आर्सेनिक से कम दिया हुआ है। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि यहाँ पे आर्सेनिक, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन किस ऊपर लिखा हुआ है? बी का मतलब होता है -3 में ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ पे लिखा हुआ है सी। क्या लिखा हुआ है? सी का मतलब होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये जो रहेगा वो +3 में रहेगा। जब वो +3 में रहेगा तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो कम हो जाएंगे। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में बढ़ाया क्योंकि -3 ऑक्सीडेशन नंबर था, और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो साइज बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये +3 है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था इनर्ट पेयर इफेक्ट में कि ये जो होते हैं वो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये मेटालिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। ये नॉन मेटालिक होने की वजह से नेगेटिव में रहेंगे, ये पॉजिटिव में रहेंगे। ये -3 होने की वजह से इनका आयोनिक रेडियस बढ़ गया, और ये +3 में होने की वजह से इनका आयोनिक रेडियस कम हो गया है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो जनरली टॉप टू बॉटम बढ़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा है, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ है, ठीक है। अब ये मेल्टिंग पॉइंट कम होने का रीज़न क्या होगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो ये 5 बॉन्ड बनाना पसंद करेंगे, लेकिन ये जो रहेंगे वो 3 ही बॉन्ड बनाना पसंद करेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। जब ये 5 बॉन्ड बनाएंगे तो मेल्ट करने के लिए 5 बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मेल्ट करने के लिए 5 बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये 3 ही बॉन्ड बनाएंगे तो मेल्ट करने के लिए 3 ही बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। कंपेयर टू 5 बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम लगती है, और इसीलिए यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का जो ट्रेंड रहेगा वो इस प्रकार का रहेगा। डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगा। तो डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसमें ऐसा होता है, हम चेंज इन वॉल्यूम, देखो हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जा रहे हैं तो उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ना चाहिए। साथ में मतलब इनका साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होना चाहिए। मतलब हम लोग नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जा रहे हैं तो हमको 2 ट्रेंड मिल सकते हैं। इफ हम मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से जाते हैं तो इनका डेंसिटी बढ़ना चाहिए, लेकिन साथ में वॉल्यूम बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो डेंसिटी कम होना चाहिए। ऐसे टाइम पे हम ये देखते हैं चेंज इन मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से जाएंगे, और चेंज इन वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम के हिसाब से जाएंगे। मास और वॉल्यूम दोनों के हिसाब से एट अ टाइम नहीं जाते हम लोग। हम ये देखते हैं कि चेंज इन मास और चेंज इन वॉल्यूम में से ज़्यादा क्या होता है। चेंज इन मास ज़्यादा रहेगा तो मास के हिसाब से जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, और चेंज इन वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तो वॉल्यूम के हिसाब से जाएंगे तो डेंसिटी कम होना चाहिए। इसमें ऐसा होता है चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन मास में से चेंज इन मास ज़्यादा होता है, और चेंज इन मास ज़्यादा होने की वजह से हम ओनली मास के हिसाब से जाएंगे, वॉल्यूम के हिसाब से नहीं जाएंगे। और मास बढ़ता है तो डेंसिटी भी बढ़ता है, इसलिए आप देखोगे तो यहाँ पे इनका डेंसिटी जो रहेगा वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे चेंज इन मास ज़्यादा है कंपेयर टू चेंज इन वॉल्यूम, और इसीलिए यहाँ पे डेंसिटी बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टीज देखे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रेडियस, आयोनिक और कोवेलेंट, मेल्टिंग पॉइंट, और साथ में हमने देखा डेंसिटी के बारे में, ठीक है। तो ये है ग्रुप नंबर 15 के फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेम टेबल आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, और साथ में इन सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको एक बार वो अच्छे से रीड करके देखना है, ठीक है। थैंक यू।